ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में दैट मीन्स लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना, डिटेल सॉल्यूशन हमने देख लिया था एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक। और मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था और होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी नॉट 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे उसके सॉल्यूशंस मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किए थे, काफ़ी सारे बच्चों ने। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चों ने होमवर्क भेजे थे मुझे जिन्होंने पिछले 1 महीने में कोई टच में नहीं है। ठीक है ना कोई टच में है, ना कोई होमवर्क, ना कोई वीडियो भी देख रहे कि नहीं देख रहे, बट उन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर के सॉल्यूशन सब लोगों ने मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेजे हैं। ठीक है, अब ये जो मिरेकल हुआ है ये किस वजह से हुआ आई डोंट नो। शायद मुझे लगता है कि जो मैंने टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद जो पोस्ट किया था, वार्निंग पोस्ट, ठीक है ना, कि होमवर्क मुझे एनी हाउ सॉल्व करके चाहिए, शायद उस वार्निंग के वजह से बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा और उसके होमवर्क फॉरवर्ड किए। ठीक है, बट बच्चों सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वार्निंग देने की ज़रूरत गिरनी चाहिए करके। ठीक है ना, वार्निंग नहीं, आपने तो खुशी से ये चीज़ें करनी चाहिए। अब सोचो कितना बढ़िया है कि आपको कोचिंग नहीं आना पड़ रहा है, 4-4, 5-5 घंटे कोचिंग में बैठना नहीं पड़ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है ना, बस घर को ही अपने कोचिंग बना लिया हम लोगों ने। शहबाज सर डेली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, नीरज सर डेली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बायो के सर डेली वीडियो लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया आपके लिए। बस आपको क्या करना है, टाइम निकाल के पढ़ाई तो करना है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वार्निंग देने की ज़रूरत गिरे, और या तो फिर वार्निंग के बाद आप होमवर्क मुझे फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो आज मैं ऐसे कोई वार्निंग नहीं देने वाला, कुछ नहीं देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट सारे अपने दिल से पढ़ाई करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ना करें, खुद से होमवर्क करने की कोशिश करें। ओके, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, जिसमें से 90% बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 90 के 100% बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 आ गया था। मैंने कहा भी था कि सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 तो बना लेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़े आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और 2-3 ऐसे भी स्टूडेंट निकल के आए जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई किया, और अच्छा लगा वो देख के कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई भी किया और उसका सॉल्यूशन भी उनका करेक्ट आया। ठीक है ना, जैसे कि समीक्षा हो गई, आस्था हो गई, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया और उसका आंसर मुझे फॉरवर्ड किया और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था। ठीक है, तो बस ऐसे ही मेहनत करते जाओ इसी तरीके से, तो आपको देखना जो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ओके, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया था आपको, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट h, k। अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना सभी सर्कल के लिए, या जिसको हम फैमिली ऑफ सर्कल भी कहते हैं। उस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 9, और उसका जो सेंटर, उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट h, k पे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट h, k यूज़ किया गया, तो h, k बेसिकली पॉइंट कहाँ है, तो मान लो कि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, h, k। ठीक है, ये हो गया वो पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने सेंटर लिया और एक 9 रेडियस का एक सर्कल बना लिया, मतलब। ठीक है, तो जो सेंटर है वो कहाँ पे लिया हम लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट ऐसा ज़रूरी है कि ये सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, नहीं, ये पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता था, पॉइंट ए, h, k बस, और 9 इसकी रेडियस लिए और एक क्या बना लिया हमने, सर्कल बना लिया। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या रेडियस चेंज हुई क्या, नहीं, रेडियस तो जितने की उतनी है। चेंज हो गए ए के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे h, k पॉजिटिव रहेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और यहाँ पे h, k सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो h और k नेगेटिव हो गया, मतलब h दोनों हिसाब से अलग रहेगा।
के भी दोनों सर्कल का में अलग होगा। अच्छा एच कॉमा के यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका एच कॉमा के, ये सेंटर और ये रेडियस, ठीक है। एच कॉमा के यहाँ पे भी हो सकता है और रेडियस हो गई 9, ये सेंटर एच कॉमा के, ठीक है। तो बात ये है कि ये पॉइंट ए एच कॉमा के कहीं पे भी हो सकता है, ये तो यहाँ पे भी हो सकता है, और एक हमने 9 इसकी रेडियस ले ली, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे सर्कल बन सकते हैं जिसका सेंटर एच कॉमा के हो, बहुत सारे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हमें रेडियस पता है 9 और सेंटर पता है एच कॉमा के, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर मतलब 9 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 81। और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, तो शायद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नॉलेज अब बहुत क्लियर हो गया होगा कि ऐसे कांस्टेंट जो चेंज होते हो, देखो यहाँ पे एच और के अलग होगा, इस जगह पे एच और के अलग होगा, इस जगह पर एच और के अलग होगा, इस जगह पे एच और के अलग होगा, यहाँ पर एच और के अलग होगा। तो एच और के क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, एच और के क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो एच और के क्या है, अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने चांस है डिफरेंशिएट करने के, 2 चांस है, और हमें क्या करना है, ये 2 चांस के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे सेकंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा होगा हर बार, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम किसी और तरीके से जाते हैं। तो चलो एक बार तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x माइनस एच होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स पावर एन का, कौन सा, एफ ऑफ एक्स पावर एन, तो ये आएगा n मतलब 2, एफ ऑफ एक्स यानी x माइनस एच, और साइड में क्या आता है, x माइनस एच का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एच, प्लस यहाँ पे भी वही करेंगे, एफ ऑफ एक्स पावर n, तो n एफ ऑफ एक्स यानी y माइनस के, और साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के इज इक्वल्स टू 81 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच, एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 हो जाएगा, x का 1 h का 0 प्लस 2 y माइनस के, y माइनस के, और y माइनस के का डेरिवेटिव कितना आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस के का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें मैं एक काम ये कर सकता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, किससे, 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एच प्लस y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 0। ये इक्वेशन हमें मिल गया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे, ये इक्वेशन हमें मिल गया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें से एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, ना h एलिमिनेट हुआ है और ना ही k एलिमिनेट हुआ है, ठीक है ना। ओके तो हमारे पास 2 चांस है, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया मैंने, अब मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेकेंड टाइम अच्छा अब हमारा अप्रोच क्या होगा इसको लेके ना, इस क्वेश्चन को लेके अप्रोच क्या होगा, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं x माइनस एच कहीं से फाइंड आउट कर लूँ, x माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और y माइनस के की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ठीक है ना। मेरा एम क्या रहेगा, x माइनस एच फाइंड आउट करना, y माइनस के फाइंड आउट करना। तो ओके तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते एक बार और, तो जब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो x माइनस एच का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x माइनस एच का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट एज इट इज, सो y माइनस के एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव y माइनस के का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 1 प्लस y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
तो जब आप इसको देखोगे तो इसमें से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हट गया, h अब सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब ये वो वाला तरीका नहीं है जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं ना कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे एक आर्बिट्रेरी हट जाए, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे सेकेंड आर्बिट्रेरी हट जाए, ये वो तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए हम लोगों ने, तो हम लोग अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से देखो y माइनस के फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, y माइनस के फाइंड आउट करने की कोशिश। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने इन दोनों को शिफ्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये भी जब इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर y माइनस के, अब इसको भी शिफ्ट कर लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो क्या बचा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइडेड बाय ये जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमें ये y माइनस के मिल गया यहाँ से। ठीक है, y माइनस के मिल गया। अब हमारा एम क्या है वो समझ लेना, मैं y माइनस के निकालना चाहता हूँ और x माइनस एच। तो ठीक है, y माइनस के तो फाइंड आउट हो गया। अब x माइनस एच कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसमें पुटअप कर देते y माइनस के की वैल्यू। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे y माइनस के वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते और यहाँ से x माइनस एच फाइंड आउट करते। अब कैसे करेंगे वो, इसके लिए मैं ये साइड को मिटा देता हूँ। ठीक है, सो देखो ध्यान से, x माइनस एच प्लस y माइनस के। ठीक है ना, देखो ये y माइनस के है हमारा। सो क्या है, y माइनस के माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो ये आ गया y माइनस के जगह, और यहाँ इंटू में क्या आएगा फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब एक काम कर लो, इस कंप्लीट टर्म को उठा के उस साइड लेके जाओ, तो ये x माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कंप्लीट टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यह हमें मिल गया x माइनस एच। तो देखो x माइनस एच मिल गया, y माइनस के भी मिल गया। अब इन दोनों को हम लोग कहाँ रख देते, इसमें पुट अप कर लेते। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो ये क्या है, ये बेसिकली x माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो और x माइनस एच तो ये है, मतलब इसका होल स्क्वायर आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस कंप्लीट इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस वैसे ही y माइनस के, ये हो गया आपका y माइनस के, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका आएगा होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 81, इज इक्वल्स टू में आ गया 81। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, क्या यहाँ कहीं आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है क्या, ना ही इसमें कहीं आपको h दिखाई दे रहा है और ना ही कहीं अपने को a दिखाई दे रहा है। तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो गया, h और के यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ अलग ही दिख रहा है, मतलब बहुत ही लेंथी वे में दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिख रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंपल तरीके से, यानी एक कहते हैं ना शुद्ध शाकाहारी वे में। ठीक है ना, एक सही तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने को थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, हालांकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का यूज़ तो करना ही होगा, बट मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बेसिक मैथमेटिक्स ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब वगैरह। तो चलो देखते हैं, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कितना ओरली सोच सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर इसको लगेगा और ये स्क्वायर इसे लगेगा, तो दोनों का बेस तो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दोनों का बेस सेम है, उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट इतना तो दिखाई दे रहा है कि राइट साइड में कितना आ जाएगा 81, ये क्लियर है ना। ये होल स्क्वायर इसे लगेगा, ये होल स्क्वायर इसको लगेगा, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या आएगा फिर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, और फिर इस साइड क्या बचा, इस साइड क्या बचा देख लो अच्छे से, ये कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर और इस कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर बचा, ठीक है ना। मतलब क्या क्या बच गया देख लो, डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर आएगा प्लस, और फिर इसका भी होल स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये माइनस टर्म का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, मतलब ये कम बचा, इसका होल स्क्वायर आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखोगे आप तो ये ना डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब इस पूरे इसमें से मैं ये कॉमन निकाल सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर कॉमन निकलेगा। देखो ये टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर दोनों कॉमन निकला, तो क्या बचा फिर यहाँ पर, यहाँ बचा, अब यहाँ से क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बचा प्लस, और यहाँ से 1 बच गया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी सबको। तो अगर आप इस इज इक्वल्स टू में कितना आएगा 81 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ये क्या लिखा है ना, ये लिखा है, अगर मैं इस पूरे इसको m मान लूँ, ये लिखा है m स्क्वायर, ये अगर मैं m किसको कंसिडर कर रहा हूँ, m डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 को m मान रहा हूँ, तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ये भी तो m ही हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है m स्क्वायर इंटू m, क्या लिखा है m स्क्वायर इंटू m, तो m स्क्वायर इंटू m कितना होगा m क्यूब हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब हो गया डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा 81 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 6th है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है और इतना आप अगर सोच सकते हो, आपका दिमाग इतना अगर काम करता है, तो फिर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ कह दो भी ओरिजिन, ठीक है। तो अपने को वो सारे पैराबोला सोचना है जिसके एक्स एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस हो। मतलब देखो ये एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक पैराबोला होगा, ठीक है, ये जो सेकंड पैराबोला इसके एक्सिस का एक्स एक्सिस है, ये भी एक पैराबोला होगा, इसके भी एक्सिस का एक्स एक्सिस है, ये भी एक पैराबोला होगा, इसके भी एक्सिस का एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये ऐसे कितने सारे पैराबोला हो सकते हैं, इनफाइनाइट पैराबोला हो गए। तो इस इनफाइनाइट पैराबोला में एक जनरल पैराबोला हम लोग बना लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अच्छा ये रहेगा वर्टेक्स, ठीक है। एक बार क्लियर करो, जैसे यहाँ वर्टेक्स है तो फोकस यहाँ का तो भी होगा, ठीक है, बात समझ में। तो ये वर्टेक्स कितना है 0,0, तो ये डिस्टेंस मान लो a है, तो फोकस क्या हो जाएगा a,0, ठीक है। अब देखो अगर ये पैराबोला की बात की जाए, इस पैराबोला की, ठीक है, तो आपका वर्टेक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना होगा ये पता नहीं, ये कितना, ये डिस्टेंस पता नहीं, तो ये α,0 ले लेते हैं, तो फोकस यहाँ के तो भी होगा, फोकस यहाँ के तो भी होगा।
अब इस बार भी फोकस भी चेंज होगा, क्योंकि इस पैराबोला के लिए फोकस यहाँ है और इस पैराबोला के लिए फोकस यहाँ है। तो मान लो वो फोकस है a1, 0, ठीक है। अच्छा, ये भी पैराबोला अलग है, तो इसका वर्टेक्स अलग होगा, इसका फोकस अलग होगा। मतलब कि अगर मैं ये देखूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स जिसका वर्टेक्स क्या होगा अल्फा, 0, ये क्लियर हो गया। वर्टेक्स क्या होगा अल्फा, 0 और फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा a, 0 लेते, फोकस क्या हो जाएगा a, 0। तो इसमें देखो चेंज कौन कौन हो रहा है, इस पूरे पिक्चर के अंदर कौन कौन चेंज हो रहा है। अल्फा चेंज होगा, क्योंकि अगर वर्टेक्स यहाँ है तो अल्फा की वैल्यू कुछ और होगी, अगर वर्टेक्स यहाँ है तो अल्फा की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए अल्फा कुछ और होगा, इस वर्टेक्स के लिए अल्फा कुछ और होगा। तो अल्फा चेंज हो रहा है, तो अल्फा क्या होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, साथ ही साथ फोकस भी चेंज होगा। देखो इस पैराबोला के लिए यह जो पैराबोला फोकस यहाँ है, इस पैराबोला के लिए फोकस यहाँ होगा, इस पैराबोला के लिए फोकस यहाँ होगा, मतलब एक ही क्या होगी चेंज होते जाएगी। तो यहाँ पे ए भी क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस पूरे पिक्चर के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो पहली बात तो ये बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, जिसका वर्टेक्स अल्फा, 0 है और फोकस a, 0 है। तो पहले ये बताओ अगर वर्टेक्स अल्फा, बीटा थे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला याद है आपको, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस बीटा कितना है 0 है, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4a अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया उन्होंने सोचने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, शायद उन्होंने यही सोचा कि यही एक पैराबोला होगा। तो फिर आप थोड़े दूसरे तरीके से सोचते हैं, अगर वो एक ही पैराबोला की बात करते हैं तो फिर ऑल पैराबोला ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा की बात करें तो एक से ज़्यादा होगी भी पॉसिबिलिटी। देखो ये एक पैराबोला एक्सिस एक्स एक्सिस, इस सेकंड पैराबोला के लिए एक्सिस एक्स एक्सिस, थर्ड पैराबोला के लिए एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस पूरे कहानी के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास कितने चांस है डिफ्रेंशिएट करने के, 2 चांस। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स। 4ax का कितना हो जाएगा 4a और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, पता ही चल रहा है। ये आ जाएगा y dy बाई डी एक्स, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 2a। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया अल्फा, अब दूसरा बचा क्या है a, तो a भी आसानी से हट जाएगा, ये तो सेपरेट ही है, तो हमारे लिए तो और भी अच्छा सेपरेट है। तो डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ एक मिनट, यहाँ पे लगाते प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a का डेरिवेटिव कितना होगा 0। ये बेस फाइनली अपने को कितना रहेगा y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ओके ठीक है। ओके तो अभी हमने ये सीखा कि फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी ये कम्प्लीटली उसी टॉपिक पे बेस्ड थी कि हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब एक नए टॉपिक पे आते हैं और उस नए टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अब तक देखो बात को समझो कि अब तक आपको क्या होता है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन दिया होता था वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये क्या मिलता था अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये होता था सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन होता था, उससे हमें क्या तैयार करना होता था डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे क्या तैयार करना होता है डिफरेंशियल। बट अब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिया रहेगा
और उससे क्या तैयार करना है, सॉल्यूशन। मतलब अब चीज़ें उल्टी हो जाएगी। अब तक सॉल्यूशन गिवन होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते थे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और क्या तैयार करना है, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन गिवन होता था और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना था तो हम लोग किसका यूज़ करते थे, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। तो अब हम किसका यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का। बात समझ में आ रही है। तो सॉल्यूशन रहा और डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है तो डिफरेंशिएशन रहा और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन। तो आपको अगर याद होगा तो जब हम पेपर 2 स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग को दोनों की ज़रूरत गिरने वाली है, डेरिवेटिव की भी और इंटीग्रेशन की भी। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए, डेरिवेटिव भी आने चाहिए और इंटीग्रेशन भी आने चाहिए। ठीक है, तो आपको अब आइडिया आ गई कि हमें अगले टॉपिक में क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब तक सॉल्यूशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस बेसिक क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, ध्यान से देखना। वेरीफाई दैट y इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी। अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि y इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बात समझ में आ रही है क्या। आपको क्या पूछा गया कि आपको ये वेरीफाई करना है, ये शो करना है, ये चेक करना है कि ये जो गिवन दिया है ये क्या है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है। ये जो आपको गिवन दिया है ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब एक दूसरा तरीका क्या कि आपके पास सॉल्यूशन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यही हो गया, आपके पास सॉल्यूशन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, ये आना चाहिए। नई बात समझ में आ रही है। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक सॉल्यूशन है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, किसका, इस सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही। तो एक तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 है। इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 है। तो अपने को यही अभी शो करना है या वेरीफाई करना है या चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन हमें गिवन दिया है क्या इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो यही बनेगा क्या। आप समझ पा रहे हो ना क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन दिया है और आपको ये चेक करना है कि इस सॉल्यूशन का ये ही डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो बहुत सिंपल है, अब तक तो हम लोग यही कर रहे थे। सॉल्यूशन गिवन होता है y इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है कि नहीं आता है वो देखना है। अगर ये आ गया मतलब ये सॉल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और अगर ये नहीं आया मतलब ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेकेंड एज इट इज सेक एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस t का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। देखो सेक x सब में डिवाइड हो रहा है, सेक x सब में डिवाइड हो रहा है तो ये क्या देगा y tan x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया, सेक x दिया। तो आगे देखो इसको ऐसा लिख लो, प्रॉपर वे में लिख लो, dy बाई डी एक्स प्लस y tan x इज इक्वल्स टू सेक x। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेक करना कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हमने बहुत सिंपल है इसको डिफरेंशिएट किया और देखा कि क्या ये आ रहा है, क्या ये आ गया, मतलब ये जो अपने पास दिया है वो इसी का क्या है, सॉल्यूशन, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। बात क्लियर होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके ओके, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है एक्चुअल टॉपिक पे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमारे
पास 3 मेथड है। पहली है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कितनी मेथड्स है? 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है कि क्या सर एग्जाम के अंदर इस टाइप से बोला जाएगा कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड और बाय यूजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाएगा। एग्जाम के अंदर सिंपली एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आपको और आपको बोला जाएगा फाइंड इट्स सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये आपको सोचना है कि जो आपके पास क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होता है, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता है। अच्छा, मतलब ये कि जो क्वेश्चन दिया है वो या तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, या तो होमोजीनियस से सॉल्व होगा, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप एग्जाम में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा कि आपको ये मेथड लगानी है। आपको तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे और ये आपको सोचते बैठना है कि वेरिएबल से, होमोजीनियस से या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड के साथ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, तो ध्यान दो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन वाइज ही आपको समझा दूंगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ किस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है? जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन क्या है ये समझाता हूँ। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या क्या करना होता है उसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये जो dy बाई डी एक्स है, तो इक्वल्स टू के एक साइड, इक्वल्स टू के एक साइड हम dx रखते हैं, इक्वल्स टू के दूसरे साइड हम dy रखते हैं। मतलब क्या करना है, पहले किसको सेपरेट करना है? dy और dx को सेपरेट करना है। कैसा सेपरेट करना है उसको देखो, dy dx को शिफ्ट कर दिया, ऐसा आ जाएगा x अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx, समझा। तो ये जो डिवाइड वाला dx है इसको शिफ्ट किया, मतलब किसको सेपरेट करना है? dy और dx को सेपरेट करना है। इक्वल्स टू के एक साइड किससे लेना? dy को ले लेना, इक्वल्स टू के दूसरे साइड किसको लेना? dx को लेना, ठीक है। तो सबसे पहला काम किसको सेपरेट आउट करना है? dy और dx को सेपरेट आउट करना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो टर्म्स है इसमें जितने भी x की टर्म होगी सभी x के तरफ, dx के तरफ रहेगी। जितने भी x की टर्म होगी सब dx के साथ में रहेगी, और जितने भी y की टर्म होगी सब dy के साथ में रहेगी। क्या करना है? जितने भी x की टर्म है सब dx के तरफ होनी चाहिए, और जितने भी y की टर्म है सब dy के तरफ होनी चाहिए। तो देखो ये तो x की टर्म है तो ये ऑलरेडी dx के तरफ है, ये भी x की टर्म ही है, इसमें कोई y दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो ये भी dx के साथ में रहेगी। बात समझ में आ गई? तो दो चीज़ें करनी है, dy dx को सेपरेट आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर देखो जितने भी x की टर्म है सभी के सभी dx के तरफ, और जितने भी y की टर्म है सभी dy के तरफ। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। देखो dx को अलग कर रहे हैं, dy को अलग कर रहे हैं, x की टर्म dx की तरफ लेके जा रहे हैं, y की टर्म dy की तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी वेरिएबल को क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है। dy को सेपरेट किया, dx को सेपरेट किया, x की टर्म dx की तरफ, y की टर्म dy के तरफ। तो ये क्या करें? वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद फिर क्या करना है? फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। दोनों तरफ क्या करना है? इंटीग्रेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या आ गया? 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका कितना आएगा? 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? y
और इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग। पहले इसको लिख लेता हूँ, एक्स अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड। किसको पुटअप करेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, टी। अच्छा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2x, और टी का कितना आ जाएगा, dt बाय dx। तो मैं dx को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, सो -2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। बट हमारे पास प्रेजेंट क्या है, x dx, प्रेजेंट क्या है, x dx। तो यहाँ से x dx कितना आ जाएगा आपका, -1/2 dt आ जाएगा। समझा, याद आ रही है सब्सटीट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन चैप्टर में हम ऐसे ही करते थे। और सब्सटीट्यूट कर दो, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या, -1/2 dt, और अंडर रूट में 25 माइनस एक्स की जगह t आ जाएगा। तो -1/2 बाहर आएगा, ठीक है ना, -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। क्या बचा, रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, t⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 होता है, अगर आपको याद है तो, प्लस सी। ठीक है, तो अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, सिर्फ 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये -1/3 टी का पावर कितना, 3/2 प्लस सी। और बस फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और t की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर कितना, 3/2 प्लस सी। तो ये देखो, ये क्या आ गया अपना सॉल्यूशन, क्या आ गया, सॉल्यूशन। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कुछ दिक्कत होगी, मतलब अब प्रॉब्लम होगी कि सर आपने इधर 1 का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो इस साइड कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं किया। इस साइड कांस्टेंट ऐड किया है आपने, जब आपने इसको सॉल्व किया तो इस साइड कांस्टेंट ऐड किया है, इस साइड क्यों नहीं किया। आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड, जैसे मान लो कि इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद C1 कांस्टेंट आ गया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद C2 आ गया, तो मैंने C1 C2 को मिला के एक ही बना दिया, और वो है C। तो आपको क्या करना है, सिर्फ किसी भी एक साइड कांस्टेंट ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या किया, देखो ये स्टेप के बाद, ये स्टेप मतलब वेरिएबल सेपरेबल के बाद जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा इंटीग्रेशन का हो जाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ आपका कौन सा चैप्टर काम में आने वाला है, कौन सा चैप्टर काम में आने वाला है, यहाँ पे इंटीग्रेशन चैप्टर काम में आने वाला है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, कौन सा सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू -1/3 25 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2 प्लस सी। इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, मतलब जो फाइनल आंसर मिलता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते तो और थोड़ा ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अगेन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, dx बाई dt इज इक्वल्स टू x log x अपॉन t, dx बाई dt इज इक्वल्स टू x log x अपॉन t। तो हमने क्या बताया, जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वो भी कौन से मेथड का यूज़ करके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके। तो क्या करना है अपने को, dy और dx को सेपरेट आउट करना है। अब यहाँ पे dx बाई dt है, क्या है, dx बाई dt, मतलब किसको सेपरेट आउट करना है अपने को, dx और dt को। तो मैं पहले dx लिखता हूँ, और ये जो डिवाइड में dt इसको शिफ्ट करता हूँ, तो x log x अपॉन t dt। ठीक है, बात समझ में आ गई, dx और ये dt को शिफ्ट किया। तो शिफ्टिंग जो हो रही है ये हम मैथमेटिकल टूल का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से शिफ्ट नहीं कर रहे। जैसे dt डिवाइड में है तो शिफ्ट करने के बाद कहाँ गया, मल्टीप्लाइड में गया। ठीक है ना, जो भी मैथमेटिकल फंडे है आपके पास उसका यूज़ करके अपने को शिफ्टिंग करनी है, आप अपने हिसाब से शिफ्टिंग मत करो। ठीक है, ओके, चलो dx और dt सेपरेट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं जितने भी x की टर्म है सब dx के तरफ शिफ्ट करना है, जितने भी x की टर्म है सब dx की तरफ शिफ्ट करना है, जितने भी t की टर्म है सब t के तरफ शिफ्ट करना है। तो ये देखो, ये x की टर्म है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो x मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में जाएगा,
लॉग एक्स भी मल्टीप्लाइड में डिवाइड में जाएगा, तो डी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स, और ये टी को ऐसे रन दिया तो 1/t dt। तो जो मैथमेटिकल फंडे है आपके पास, जो मैथमेटिकल टूल है, उनका यूज़ करके हमें शिफ्टिंग करना है। इतना क्लियर हो गया? तो देखो dx सेपरेट हो गया, dt सेपरेट हो गया, जितनी भी x की टर्म है सब dx की तरफ शिफ्ट हो गई, जितनी भी t की टर्म है सब dt की तरफ शिफ्ट हो गई। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 1/x, ठीक है ना, 1/x और इंटू में log x। तो क्या आपको log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1/x, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। मतलब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x को 1/x डिवाइडेड बाय log x dx और 1/t dt। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या करते थे, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि log x इज इक्वल्स टू 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t। और अपने को क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है, कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, इधर भी मुझे log दिखाई दे रहा है, इस साइड भी मुझे log दिखाई दे रहा है, इस साइड भी मुझे log दिखाई दे रहा है। तो मैं कांस्टेंट ना log c ऐड करता हूँ। कांस्टेंट क्या ऐड करते हैं, log c। कांस्टेंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्यों, कांस्टेंट है। log c का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। c का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि log c रखो या c रखो, दोनों का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। बट log c लेने से बहुत फायदा होगा। तो देखो, log c कब लेना है, जब भी दोनों तरफ आपको log log दिखाई दे, दोनों तरफ log log दिखाई दे, तब ऐड क्या कर लो, log c ऐड करो। इससे फायदा क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पे log a प्लस log b लगा सकता हूँ। तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, यानी कि t इंटू c। दोनों तरफ से log log हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, log x इज इक्वल्स टू t इंटू c। तो ये क्या मिल गया अपने को, जनरल सोल्यूशन। ये क्या मिल गया अपने को, जनरल सोल्यूशन। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको अब ये थोड़ा क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ किस तरीके से करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना है, dx सेपरेट करो, dy सेपरेट करो, x की टर्म dx के तरफ, y के टर्म dy के तरफ, और फिर इंटीग्रेट। तो यहाँ इंटीग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करते आना ही चाहिए। ओके, ठीक है।